यूएस ईरान इजराइल वॉर का आज 26वां दिन है और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आती है कि पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच मध्यस्थता करेगा। इजराइल भी एक देश है जिसे पाकिस्तान मानता ही नहीं है, अब उनके लिए भी वो मध्यस्थता करेंगे। एक ऐसा देश जो कि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास संभाल के रखे हुए हैं, वो वहां पे ब्रीड करते हैं और वही अब शांति वार्ता करवाएंगे। बहुत ही अजीब सी खबर आई है आज और उस पर चर्चा करने के लिए और क्या रियली इसमें से निकल के आएगा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व एम्बेसडर दीपक वोहरा साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, फिर से आप जुड़े हैं काफी दिनों बाद। और साथ में हैं हमारे साथ संजीत सिरोही साहब। सर थैंक यू सो मच जो हमारे शो में आप जुड़े। दोनों से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लेनी है, खासकर जो बात आई है आज पाकिस्तान की बात आने पे वोहरा साहब को आई एम श्योर कि काफी एक्साइटमेंट भी होगा, काफी कुछ वो बोलना चाहते होंगे इस पर। सर क्या खबर आपके पास है? सुना है कि 15 पॉइंट प्लान जो है ट्रंप का वो पाकिस्तान ने दिया है ईरान को और अब इस पे चर्चा होने वाली है। 2 दिन के बाद शायद वॉर रुक सकता है, इस पे युद्ध विराम आ सकता है। आपको क्या लगता है ये चल क्या रहा है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक तरीके से बहुत ही कंफ्यूजिंग वॉर चल रहा है। जब से ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट चेंज करना शुरू किया अब उनको लगता है कि सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके शो में होता हूँ और फिर सिरोही साहब है, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। चाणक्य ने कहा था अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों की संगत रखो ताकि आपको भी कुछ जी ये जो आप बात कर रहे हैं जिहादिस्तान और वो पिंजरे वाली मुनिया मुन्नी बाई जो वहां की है, एक तो आपने बताया है कि वो जो 15 पॉइंट का प्लान बनाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान को दिया है कि जाके आप ईरान को दो। क्यों भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का भी राष्ट्रपति है, ईरान का भी का राजदूत है, दोनों का राजदूत है, वहां पे दे देते। दिस इज एरेंट नॉनसेंस। ये बकवास है, टोटल बकवास। ये गुमराह करने के लिए लोगों को कि हमने उनको दिया वो आगे जाके देगा, क्या मतलब है? तू ट्वीट कर देता, तू तो सारा वक्त गाली देता रहता है। उनके हाथ में ये दस्तावेज थमाने का कोई कोई मायने नहीं उसके, ऐसा जो मैं समझ रहा हूं, जो मुझे जी लगता है। जी सो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड, जब आपने अभी खुद ही कहा है कि इसराइल को तो वो मान्यता ही नहीं देता है ना, जी तो आप जिहादिस्तान को क्यों चुनेंगे? 2 और देश थे, एक का नाम है तुर्की, सुना होगा, जी जो इसराइल से नफरत करता है, और दूसरा है मिस्र जो पाकिस्तान से नफरत करता है। उनको छोड़ दिया, पाकिस्तान में घुस गए। सर 2-3 चीजें आप बहुत बुद्धिमान है जो जर्नलिस्ट, सिरोही साहब से भी पूछूंगा। पिछले 10 दिनों से हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि ये टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी कितना ठोक रहे हैं जिहादिस्तान को। बिल्कुल खामोश। क्यों सर? जी उन्होंने ठोकना बंद नहीं किया है। वो ठोक रहे हैं पर इन्होंने पूरा कंट्रोल कर रखा है। एक शब्द नहीं वहां से बाहर निकलता और ये सवाल नहीं पैदा होता कि अमेरिका के उच्च अधिकारी वहां जाएंगे। लोग कहते हैं पाकिस्तान की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। व्हाट एरेंट नॉनसेंस। बहुत से देश हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जी कोई बात नहीं। अगर आप ईरान में और इसराइल में बात नहीं करना चाहते, लेबनान को वो लोग ठोक रहे हैं, कहीं और जाके बात कर लीजिए। भारत इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ऐसी चीजें जब सफल नहीं होती हैं आपकी अपनी छवि खराब होती है। अब पाकिस्तानी जो कुछ अम्बेसडर से मैं संपर्क रखता हूँ, सिरोही साहब, मैंने कहा आपकी छवि बर्बाद हो जाएगी। कहते छवि है ही कौन सी? जो चीज है वो बर्बाद कैसे होगी हमारी? ये भी एक बहुत भयंकर लेकिन लॉजिक है। लेकिन तो ट्रंप की छवि के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे। मैं बताता हूँ सर, आई एम कमिंग टू दिस। जी ट्रम्प के बारे में एक चीज है सर, जो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ समय पहले एक कुछ होती है कन्वेंशनल कंसिडर सॉवरेंटी, होती है इंटरनेशनल लॉ। ट्रम्प ने एक एक बयान दिया था, कहते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस होता हूं, और मैं अंग्रेजी में बता देता हूं, माई ओन मोरालिटी, माई ओन माइंड, इट इज द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप मी। कि मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं अपनी बात सुनता हूं, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी हूं। और वो जो गधा है, क्या नाम है उसका, जो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, जिहादिस्तान का, कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो उसने जाके शर्म अल शेख में क्या कह दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ऊपर अल्लाह और आप उसके पैगंबर धरती पे, उससे भी बड़े हैं आप, आपने साउथ एशिया को बचा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे 4 झापड़ मारो उसको, लाइन पे आ जाएगा। सो माई ओन फीलिंग हियर सर इज, दिस इज अ जोक। क्योंकि बहुत लोग सीरियस होते थे ना, बहुत डिस्कशंस होती थी आपके चैनल पे, बड़े बड़े लोग एक दूसरे के ऊपर हमले करते थे। मुझे तो हंसी आती है इसकी। भैया पतंग उड़ाने का सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन पतंगे उड़ाएंगे लोग अभी भी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मीटिंग कहाँ पे होगी? लाहौर में? इस्लामाबाद में?
या फिर खैबर पख्तूनख्वा में होगी, पेशावर में होगी। एरेंट नॉनसेंस। अभी जी आप देखिएगा, ईरान ने कह दिया है कि मैं नहीं मानता इस चीज को। ट्रंप इज हाँ नॉट सीरियस, इससे बात नहीं करूंगा, उससे बात। और याद रखिए, 2 साल पहले तक, जनवरी 24, एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे, जी ईरान और पाकिस्तान। और जी फिर वो, बिल्कुल। इनका प्राइम मिनिस्टर वहां गया, उनका राष्ट्रपति यहाँ आया, फिर बोला अरे डार्लिंग डार्लिंग, इस्लामिक इस्लामिक, चलिए दोस्त, फिर आधे घंटे में मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। हम्म 57 मेंबर्स हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। बहुत जी कम ने, माइनॉरिटी ने आलोचना की है इसराइल की। फाइनल क्वेश्चन, ये जंग शुरू किसने किया था? ये जंग शुरू हुआ था जब ईरान के चमचे हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इसराइल के राष्ट्रपति जब यहाँ, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, उन्होंने पब्लिकली, हम सब थे वहां पे, कहा था कि हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हम्म हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ईरान से लड़ रहे हैं, सीरिया से लड़ रहे हैं, लेबनान में लड़ रहे हैं और इराक से लड़ रहे हैं। वो जी लड़ता रहा अकेला, सबको ठोका। फाइनली सर, मेरा सवाल ये है, हॉर्मुज को किसने बंद किया सर? आपने किया है या मैंने किया है? किसने बंद किया चलिए, सर? ईरान ने किया। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं सर, ईरान पे कर्नल सिरोही का भी एक कमेंट ले लेते हैं, जो ये पाकिस्तान की एंट्री होती नजर आ रही है। कर्नल सिरोही, आपको लग रहा है इसमें कुछ दम है कि ये बस एक और हो सकता है कि टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी या कुछ भी, ट्रंप काफी क्लोजली पाकिस्तान के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जैसे दीपक वोरा साहब ने कहा है, पहले तो उनको मैं स्पेशल प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके साथ जब भी मैं शो पे आता हूं जी तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, उनसे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। तो जैसे उन्होंने बताया, मेरा ये मानना है कि ये जो 15 पॉइंट प्लान दिया गया है, सो कॉल्ड पाकिस्तान को दिया गया है, जी वो जो क्यों दिया गया वो तो वोरा साहब ने ऑलरेडी कवर कर दिया। अगर दिया भी गया है तो मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई चीज ऐसी है जिसके लिए ईरान राजी होगा। उधर से ईरान की जो उन्होंने 6 शर्तें रखी, उसके लिए अमेरिका राजी होगा। तो ये आपस में जो ये पॉइंट दे रहे हैं एक दूसरे को, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे के लिए, मतलब कोई भी दोनों पार्टी किसी भी पॉइंट पे राजी हो सकती है। एक हो सकता है कि 1-2 पॉइंट पे राजी हो जाए, लेकिन अगर इतनों पे राजी होना होता तो आज ये लड़ाई जो है 26वें दिन नहीं पहुंची होती, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या है? पाकिस्तान एक दुनिया में टेररिस्ट स्टेट है। वो तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता नहीं क्यों पाकिस्तान पसंद है, इसलिए वो पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है? उनका तो अपने ही घर में जो है, बलूचियों ने उनका बैंड बजा रखा है, टीटीपी ने उनका बैंड बजा रखा है। उसके बाद खान, उनकी इकोनॉमी इतनी डाउन है तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमेशा लोग, उनको हमेशा ये फिक्र रहता है कि अगली किस्त आने से पहले हमारे जो है खाना खत्म ना हो जाए। अब आती है अलाइनमेंट की बात। देखिए, एक तरफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, तो इस चीज को ईरान और सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों राइवल्स है, तो ईरान कैसे पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेगा? जैसे वोरा साहब ने बताया, वो एक दूसरे पे मिसाइल ठोकते रहते, तो वो ईरान पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? तीसरा जो इसमें मेजर प्लेयर है वो इजराइल है। इजराइल को पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इजराइल पाकिस्तान को क्यों मानेगा मध्यस्थता के लिए? अब रहा अमेरिका, अमेरिका इज नॉट द ओनली प्लेयर। तो इसलिए मुझे लगता है ये सिर्फ पाकिस्तान अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे ये दिखाना चाहता है कि देखो हम किस लेवल पे है, और हम जो है अमेरिका की और ईरान की हम जो है समझौता कराने की कोशिश में है। ये सिर्फ एक ब्लफ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता नहीं लग रहा। ईरान एक तरफ मना कर रहा है कि हमारी कोई टॉक्स नहीं हो रही, वो बल्कि मजाक उड़ा रही है कि टॉक्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब आपस में ही बात कर रहे हैं, किसी से उनकी बात नहीं हो रही। तो मुझे लगता है ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब का ड्रामेबाजी है। उन्होंने जोश में आके 48 घंटे का टाइम तो दे दिया, शायद ड्रिंक लगा रखी होगी कि 48 घंटे में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जब वो ड्रिंक का सरकसम हुआ तो उन्होंने 5 दिन का जो है ये ले लिया कि हमारी बातचीत चल रही है। कोई बातचीत नहीं चल रही है। पाकिस्तान का तो रोल अगर चल भी रही होगी तो पाकिस्तान हैज गॉट नो रोल इन दिस कंप्लीट गेम। जी, लेकिन एक कभी वॉर में हमने इस तरह का झूठ बोलना, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से लगातार झूठ बोले जा रहे हैं, किसी दिन बोलते हैं कि हमारे सारे जितने भी एम्बिशंस थे इस वॉर में कंप्लीट हो गए, फिर एक दिन बोलते हैं कि अभी तो पीट हेग्सेथ बोल रहे हैं कि अभी आधा वॉर हुआ है, उधर इजराइल बोलता है कि अभी तो हमने बस शुरुआत की है अटैक करना, अभी तो बहुत लंबा चलेगा। ये पूरा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो गया है कर्नल सिरोही, ऐसा कभी आपने किसी वॉर में देखा कि एक राष्ट्रपति इस लेवल पे आकर के झूठ बोले, इस तरीके से अपने स्टेटमेंट को
हर दिन बदले, और जब बात करते हैं कि आपने क्या हासिल किया, उस पे वो बोलते हैं हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी ये वॉर की जरूरत है। ये हो क्या रहा है? जब राष्ट्रपति बोलते हैं, वो भी यूएसए के राष्ट्रपति बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक तरीके से तमाशा चल रहा है। ऐसा आपने कभी देखा, किसी वॉर में देखा किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इस प्रकार से स्टेटमेंट बदलते हुए? नागेश जी, सबसे पहले तो ये अमेरिका की बदकिस्मती है कि उनका जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसा, जो अपने आप को जीनियस समझता है, बट आई थिंक ही इज द बिगेस्ट इडियट, आई एम सॉरी टू से दैट। ठीक है, और जब आदमी इडियट होता है, वो अपने आप को जीनियस समझता है, तो यही प्रॉब्लम होती है जो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है। आप इजराइल की बात करें, इजराइल इज वेरी वेरी क्लियर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जी हमने अचीव कर लिया है, हम 2 दिन में लड़ाई खत्म कर देंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तबाह कर देंगे। कभी उन्होंने जो है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान जो बोलता है उसी हिसाब से वो रिटेलिएट करता है। अगर आप उनकी गैस फैसिलिटीज पे हमला करेंगे तो आपकी गैस फैसिलिटी पे करेगा, अगर आप उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करोगे तो वो आपकी न्यूक्लियर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अगर ये 15 पॉइंट प्लान अगर आप देखें, मेरे पास ये 15 पॉइंट्स हैं, अगर हम इनमें से देखें, अगर ये चीजें सब जो है ईरान को बोल रहे हैं मानने के लिए, तो इसका मतलब अमेरिका ने अब तक क्या अचीव किया है? 26 दिन से ईरान अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन इन जो पॉइंट पहले थे वही पॉइंट आ जाए, तो इसका मतलब 26 दिन में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना इजराइल को हासिल हुआ। इसलिए इजराइल बोल रहा है कि लड़ाई चलेगी। अमेरिका अब इस लड़ाई में इतना बुरी तरह फंस गया है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि एस्केलेट करे कि डी एस्केलेट करे। अगर डी एस्केलेट करे तो किस बहाने से करे, उसको बहाना चाहिए। और वो बार बार ये कह रहा है हमारी नेगोशिएशन चल रही है, ईरान हैज गिवन अस ए वेरी गुड गिफ्ट। क्या गिफ्ट है वो? ईरान तो मना कर रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह का जो कंफ्यूजन है। और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेगसेथ, उनको भी ब्लेम करना शुरू कर दिया है और ये अब ब्लेम गेम शुरू हो गई है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी एक प्रिंसिपल है, क्रेडिट इज माइन, ब्लेम इज योर। अगर जीत जाएंगे तो मेरी वजह से जीते हैं, मैंने आर्मी को पिछले फर्स्ट टर्म में इतना तैयार किया और इसलिए आर्मी ने इतना अच्छा काम किया। और अगर जीत नहीं रहे हैं तो पीट हेगसेथ ने जो है फंसवा दिया मेरे को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम है और अमेरिका की बदकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके प्रेसिडेंट है। जी एम्बेसडर वोरा, आपकी तो फेवरेट कंट्री रही है यूएसए। हम कम से कम 2-3 महीने से लगातार आपको बुलाते रहे हैं और ईरान यूएस जो ये वॉर बिल्डअप हो रहा था तब से आपसे बातचीत हो रही है। और आपका जो डायलॉग है ठोकेगा यूएस, वो पॉपुलर भी हो गया, लोग कमेंट पे भी लिखते रहते हैं। लेकिन अब जब पूरा वॉर जिस प्रकार से अभी चेंज होता नजर आ रहा है, ईरान सीम्स टू बी डोमिनेटिंग, आपको लगता है? नहीं, ईरान ने अमेरिका पे हमला किया क्या? उसकी टेरिटरी पे क्या किया उसने? आपने खबर उठाई थी कि 2 ड्रोन आ गए हैं व्हाइट हाउस पे। ऑल दैट इज रबिश, कुछ नहीं है। फिर आपने कहा कि डिएगो गार्सिया पे 2 बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागी हैं, उसका भी दैट्स टोटल फॉल्स फ्लैग। 4000 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है। वो किया गया था। उसके बाद जो नेटो के देश कह रहे थे हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर वो ब्रिटिश क्या है वो स्टार वॉर्स जो भी उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम, उसने कहा जी मैं बिल्कुल जा रहा हूं वहां पे। एक उसके पास नाव है चप्पू से चलने वाली, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बना के भेज देते हैं। बेवकूफ लोग हैं। कर्नल साहब तो मुझसे बेहतर जानते हैं फौज की उनकी हालत क्या है। मेरा अपना मानना है सर कि ट्रंप ने जो पीट हेगसेथ को कहा है, और जब उसने कहा था पीट हेगसेथ यू सेड, मैंने बहुत उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, उसने आलोचना नहीं की हेगसेथ की, उसने कहा मैंने बहुत से महान लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि ठोको क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इजराइल को खतरा होगा। एंड पीट आप तो पहले थे जिन्होंने कहा था जाके ठोको, ये उसने नहीं कहा कि गलती तुम्हारी थी। सो ही वाज एक्चुअली प्रेजिंग हिम। वो फिर मीडिया वाले तो आजकल ट्रंप के अगेंस्ट हैं तो वो जो मर्जी लिख देते हैं। सो मेरा अपना मानना है सर, पीट हेगसेथ ने कहा कि हम जीत गए हैं, ट्रंप बोलेगा हम जीत गए हैं। 3 दिन के अंदर 72 घंटे के बाद आप मुझे बुला लीजिए। कल सुबह मैं विदेश जा रहा हूं, परसों लौट आऊंगा, आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपको बता दूंगा, हम बातचीत करेंगे। ट्रंप ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, बोला अमेरिका फिर से जीत गया, मैं घर जा रहा हूं। जो खाड़ी के देश हैं, सुन लीजिए, खाड़ी के देश जो हैं, आप लोग अब अपनी फौज को बढ़ाइए, अमेरिका से हथियार खरीदिए, 10, 20, 30, 40, 50 बिलियन के जितने खरीदने, हवाई जहाज खरीदिए, क्योंकि अमेरिका सर कितना अजीब आंकड़ा है कर्नल सिरोही, चाइना एक हफ्ते में 1 लड़ाकू विमान बनाता है, साल में 40-50। अमेरिका प्रतिदिन 1 लड़ाकू विमान बनाता है, एवरी डे। उसकी इंडस्ट्री इस पे सरवाइव करती है।
लेकिन अब आप इसको देखिए, जीत की तरह कैसे देख सकते हैं? कंप्लीट ट्रम्प भी बोलेगा मैं जीत गया, मैं घर जा रहा हूं, अब खाड़ी वाले आप भिड़ते रहे, मेरा क्या लेना देना है, जी मेरा तो तेल हॉर्मुज से जाता नहीं है, मैं तो ऑयल इंपोर्ट करता ही नहीं हूं, मैं तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूं। तो जापान को बोलो, ऑस्ट्रेलिया को बोलो, सिंगापुर को बोलो, भारत को बोलो, चीन को बोलो, आप जाके हॉर्मुज को खुला रखें। दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी। कोई 19-15 पॉइंट जितने भी है, पता 55 पॉइंट्स ले आए, कोई नहीं मानेगा, ना ईरान के कोई पॉइंट्स मानेगा। सर, अंग्रेजी में कहते हैं डायलॉग ऑफ द डेफ, बैरों की बातचीत। लेकिन सिरोही साहब, आप इस अग्री करते हैं एम्बेसडर वोरा से? आपको लग रहा है कि यूएस ये वॉर जीत रहा है? कौन? देखिए, मैं जो फैक्ट्स है उनके ऊपर बात कर रहा हूं, और जो वोरा साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जी अमेरिका लड़ाई जीत रहा है इस ढंग से कि वो डिस्ट्रक्शन, सिर्फ वो उसने क्या हासिल किया है पिछले 26 दिन में, उसने ईरान के अंदर बहुत ज्यादा डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन की है, जिसकी वजह से ईरान को काफी साल, मतलब मेरे को लगता है डिकेड्स लग जाएंगे उसको वापस वहीं पे आने में, प्री 28 फरवरी पे। तो जी इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि अमेरिका को क्या हासिल हुआ है, अगर वोरा साहब कह रहे हैं 3 दिन में लड़ाई बंद हो जाए, अच्छी बात है। वोरा साहब की बात अगर सच हो जाए और 3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ओके हम जीत गए हैं, वी आर गोइंग बैक, आप अपना जो है गल्फ कंट्रीज अपना आप को संभालो, हथियार चाहिए तो हम देंगे, पैसे लेके आओ, हथियार ले जाओ। तो अगर ये बात हो जाती है तो फिर पहला क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमला क्यों किया? हमला क्या इसलिए किया था कि जो है जीसीसी कंट्रीज है इनके ऊपर ईरान हमला करे, और बाद में जो है ये साबित हो जाए, जीसीसी कंट्री ये सोचे कि अमेरिका हमको सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, हमको अपने डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा और वो हथियार खरीदने अमेरिका। इफ दैट वाज द एम जो वोरा साहब बोल रहे, देन यस, अमेरिका हैज अचीव द एम। बट अगर उनका था रेजिम चेंज कराएंगे, वो न्यूक्लियर जो उनकी फैसिलिटीज है उनको डिसमेंटल करेंगे, उनकी जो मिसाइल्स है उनके ऊपर क्वालिटी में और रेंज में उनका जो है कैप लगाएंगे, जी जो उनके वो है रीजनल प्रॉक्सीज हैं उनको सपोर्ट बनना बंद करना कर देंगे, बंद करने देंगे, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर ये सब चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनिशियल ऑब्जेक्टिव थे, तो इनमें से तो कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि लड़ाई जो है अमेरिका की जीत है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से ईरान ने पिछले 26 दिन में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, दैट इज द गल्फ कंट्रीज, इजराइल और अमेरिका के ऊपर अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला किया है, तो मेरी नजरों में जो है ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान हार के भी जीत जाएगा और अमेरिका जीत के भी हार जाएगा। जी जी। अच्छा, इसी बीच अभी 3,000 यूएस ट्रूप्स जो हैं वो भी मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए बता देता हूं सर कि ये जो 30 पॉइंट, जो 15 पॉइंट हैं, वो तो अभी तक क्लियरली किसी ने नहीं बताया, लेकिन अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जो बता रही कि ये 30 पॉइंट क्या है। तो उनका कहना है, माफी चाहूंगा, 15 पॉइंट क्या है, वो है 30 डे सीज फायर, डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन नेटान्स, इस्फहान एंड फोर्डो, जो पहले भी वो बात कर रहे थे। परमानेंट कमिटमेंट ऑफ ईरान टू नेवर डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, जो पहले की डिमांड है। एंडिंग ईरान सपोर्ट फॉर रीजनल प्रॉक्सीज, रिपोर्टिंग रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एंडिंग ईरान सपोर्ट फॉर एनर्जी फैसिलिटीज, रिमूवल ऑफ ऑल सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन ईरान alongside the ending of UN mechanism. So बहुत सारी बातें हो रही है, एक नया बिल्कुल पॉलिटिक्स नजर आ सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो। लेकिन डाउट तो सबसे बड़ा यही हो जाता है कि ये टॉक पाकिस्तान में होने की बात हो रही है, जहां पे हो सकता है कि यूएस के लोग या यूएस के रिप्रेजेंटेटिव जाना भी नहीं चाहे। वोरा साहब, कैसे देख रहे हैं आप? 3,000 आर्मी भी भेज देते हैं, इधर पूरी बातचीत चल रही है कि हम शांति वार्ता करेंगे। ये ट्रंप ने जैसे 28 को अटैक किया था, उस समय भी शांति वार्ता ही चल रही थी। कैन वी एक्सपेक्ट कि कुछ और बड़ा अटैक हो जाए ईरान के ऊपर वार्ता के नाम पर? 100% अटैक करके वो बोलेगा मैं तो जीत गया, मैं तो घर जा रहा हूं। और फिर इजराइल घर नहीं जा रहा, इजराइल तो भिड़ता रहेगा। आप जानते हैं ना सर कि ईरान का जिंदगी का उद्देश्य क्या है? यहूदियों को मिटा देना, उनको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं स्पेन में होता था आपका उपराष्ट्रपति, उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर सिरोही साहब वॉज होजे मारिया अजनार, सोशलिस्ट थे। वो मिलने गए थे इससे ही, ये अली खमैनेई से, और उन्होंने लिखा है खुद 10 साल के बाद लिखा, शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, कि ये चाय पी रहा था अपने कमरे में। तो मैं भी गया और उन्होंने मेरे को देखा नहीं, फिर मैंने कहा महामहिम मैं आ गया हूं।
तो देखा मेरी, तो आइए आइए बैठिए। और फिर इसने कहता है, मैंने खमैनी से पूछा कि सुबह उठ के पहला विचार आपका क्या मन में आता है? कहता है पहला विचार ये है कि इजराइल को किस तरह से भस्म करना है। ये तो जी ये लोग सर, क्या इजराइल यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है सर? सिंह साहब आप खुद बताइए, सिरोही साहब आप बताइए, मिटा दो उनको। है, बिल्कुल है और उनको। जब तक ईरान इसको नहीं बदलेगा अपने इस विचारधारा को, तब तक कोई शांति है। और जितने मर्जी आप पाकिस्तान में करिए, सीरिया में करिए, तुर्की में करिए, चंद्रमा पर करिए, सूरज के अंदर डूब के करिए, जहां मर्जी करिए अपनी नेगोशिएशंस, ये बेसिक पोजीशन ईरान बदलने को तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उसने बदल दी, उसी के अपने लोग कहेंगे कि क्या बकवास कर रहा था, हमको तो चूरन खिला रहा था तू, धर्म 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 का, और यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं, ये क्या हो गया तेरे को? सो टेक इट फ्रॉम मी सर, ईरान, आप जानते हैं कि उसकी रियाल की कीमत क्या है कर्नल साहब? $1 इज 1.5 मिलियन, 15 लाख रियाल हो गया है। 8 रियाल होता था सर जब मैं उस एरिया में था। जी और खत्म कर दिया करेंसी। 70% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं, महंगाई कितनी हो रही है, बाहर निकलते हैं बच्चे प्रदर्शन करने के लिए, 70,000 को इनका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड को नहीं, IRGC इस्लामिक है, इस्लामिक रेवोल्यूशन को, क्रांति को बचाने के लिए मार देते हैं उनको। दे आर आंसरेबल टू हुम? कौन है, किससे बात करेगा ट्रम्प? वो कोई चपरासी भेज देंगे तेहरान से, जब भी तू जाके बात कर ले। व्हाट इज गोइंग ऑन? द रियलिटी इज अमेरिका विक्ट्री डिक्लेयर करके चला जाएगा, ये जंग नहीं खत्म होगी। सीज फायर किसके बीच में? अमेरिका और ईरान के बीच में, चलो मैंने कल कर दी, इजराइल तो ठोकता जाएगा। और अब याद रखिए सर, 11 और योद्धा हैं इसके अंदर, खाड़ी के देश, जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया है। लेकिन किसी ने अटैक नहीं किया। ये जो योद्धा हैं ये बस अपने को बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक एक मिसाइल भी ईरान ने फायर हमला नहीं किया किया है। उन्होंने ईरान ईरान ने पर। हमला किया, अभी तक इनमें से किसी ने नहीं किया है। लेकिन वक्त आने पर अगर देखेंगे कि हमारे सर्वाइवल की बात है, ये मिल जाएंगे सर। देर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कंबाइंड डिफेंस थिंग, ये मिलके ठोकेंगे सर, ये भी मुकाबला करेंगे। नुकसान होगा, लेकिन ये जो पैसा मांग, मैं आपको बताऊं सर, गाजा का नाम आपने सुना है ना? जी गाजा में जो ट्रंप ने किया है, पिछले साल UN का एक फिगर आया था, 18 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $18 बिलियन का नुकसान हुआ है। और UN की अंकटैड कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कर्नल साहब, उन्होंने कहा था 350, सुन लीजिए, 350 साल लगेंगे गाजा की आर्थिक व्यवस्था को वापस जाने, जहां वो 2022 में थी। जो कर्नल साहब ने अभी कहा है, दशक लग जाएंगे ईरान को वापस, 100% शताब्दियां लग जाएंगी, इतनी मार पड़ी है। मेरा अपना एनालिसिस है, अभी तक ऑलरेडी 25 दिन जो हुए हैं, 20 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, डॉलर का नुकसान हो चुका है। कौन भरेगा? डोनाल्ड ट्रंप भरेगा, उसका चाचा भरेगा, उसका भतीजा भरेगा। दीज आर इश्यूज, वेरी रियल इश्यूज। और जब तक इनका समाधान नहीं हो, और जो मैं नहीं देख रहा, और फिर एक मेरी आपकी दादी की दादी की दादी की दादी एक न्यूयॉर्क में रहती है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ किसी जमाने में कहते थे, वो सो जाती है, फिर जाग जाती है, फिर महासचिव को स्टेटमेंट देगा, जी मुझे बहुत फिक्र है, फिर सो जाता है। सो दैट्स कंप्लीटली एक्सपोज्ड एज अ यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। जी फाइनली अल्टीमेटली फैसला होगा बिटवीन इजराइल एंड ईरान, और ये फैसला होगा, ईरान को हथियार टेकने पड़ेंगे सर। लेकिन नुकसान की अगर बात करें तो अभी टेल अवीव को अगर हम देखें तो वो लग रहा है कि गाजा बना हुआ है। वहां पे जिस प्रकार से इमारतें गिरी हैं, जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, कल ही की रिपोर्ट है कि कम से कम 200 लोग हताहत हैं। जो मरने की खबरें हैं वो तो अभी तक क्लियरली आ नहीं रही, बिल्कुल नहीं आ रही। अमेरिका भी अपने मौतों की खबरें छुपा रहा है, भले ही वो बोल रहे कि केवल उनके 13 ही सैनिक मारे गए हैं, लेकिन जो मरने की खबरें हैं वो क्लियरली अभी नहीं आ रही, ना कि इजराइल से, ना कि यूएस आर्मी का। भले ही आपने देखा होगा वीडियो सिरोही साहब कि टेल अवीव में कितनी तबाही मची है। जब पहले वॉर हुआ था तो इस तरह की कोई तबाही हमने नहीं देखी थी। 12 डे वॉर में हाइफा में 1-2 स्ट्राइक हो गए थे, रिफाइनरी जल गई थी। लेकिन जिस प्रकार की तबाही इस बार देखने के लिए मिली है, कुछ दोस्त हैं हमारे जो कि इंडिया में थे, इजरायलीज, और उनसे जब हम बात करते थे तो वो बोलते थे हुतीज के मिसाइल आते हैं जी, हम तो हंसते हैं क्योंकि हमें पता है आयरन डोम इज सेविंग अस। लेकिन इस बार जब मैं उनसे बात कर रहा हूं और वो वहां पर हैं तो बोल रहे भाई बिल्कुल मत आना, इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, इतनी ज्यादा तबाही है और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो इस बार तो बहुत ज्यादा नुकसान इजराइल को भी झेलना पड़ रहा है। आज एक वीडियो वायरल हुआ कि वहां से कौवे उड़ के जा रहे हैं, बैड ओमेन आ रहा है, यानी इजराइल खत्म होने वाला है। सिरोही साहब, आपको क्या खबर है, आप कैसे देख रहे हैं, कितना नुकसान किसको हुआ है? ट्रंप भी काफी ज्यादा नुकसान झेल ही रहे होंगे। नहीं, देखिए, जहां तक ट्रंप का है, ट्रंप का नुकसान, इकोनॉमिक लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं। आपको मैं एक फिगर देना चाहता हूं जी कि शुरू के 6 दिन में 158 जो
थार्ड इंटरसेप्टर्स हैं 158 यूज किए पहले 6 दिन में, और उनको रिप्लेनिश करने के लिए $2 बिलियन, जैसे आप बोरा साहब बता रहे हैं बिलियंस की बात कर रहे हैं, तो वही 9 मैं बता रहा हूं, $2 बिलियन जो है उनके जो है, जो पहले 6 दिन में 100 जो है 58 जो थर्ड के इंटरसेप्टर्स हुए थे, उतना खर्चा है। उसके बाद उनके पैट्रियट के जो इंटरसेप्टर्स हैं, सैम 3 इंटरसेप्टर्स हैं, उनका अलग $4 बिलियन। तो इसका मतलब पहले हफ्ते में ही अमेरिका के $6 बिलियन के तो इंटरसेप्टर्स का नुकसान है। बाकी जो F-35 गिर गए, F-15 गिर गए, F-16 गिर गए, वो अलग है। तो जो अमेरिका का जो है वो मिलिटरीली जो लॉस हो रहा है वो तो जो हो रहा है, लेकिन जो इकोनॉमिक लॉस ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रिप्लेनिशमेंट इंटरसेप्टर्स का खास तौर पर जो उनका प्रोक्योरमेंट था 2024 तक का, वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब जो 2026 का प्रोक्योरमेंट है उसके उसके ऊपर ये पूरी की पूरी लड़ाई चल रही है। और वोरा साहब जो कह रहे हैं कि 3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप चला जाएगा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जब उसके पास लड़ने का ही कुछ नहीं रहेगा और इतना ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो नहीं लड़ेगा। तो अब आपका सवाल आता है इजराइल के ऊपर। देखिए, पिछली साल जब लड़ाई हुई थी इजराइल के ऊपर, इजराइल और ईरान की, उस समय दोनों साइड से जो है रिटेलिएशन इतना ज्यादा नहीं था। इस बारी इजराइल ने खूब ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल के ईरान के ऊपर, और ईरान ने भी जो है ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और 23 मार्च तक अगर आप देखेंगे तो ईरान ने 1400 बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी है टोटल, और 3400 ड्रोन फायर किए हैं। तो इसलिए इस बारी जो है इजराइल के ऊपर नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि ज्यादा मिसाइल और ज्यादा ड्रोन किए गए हैं। और हर जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसका एक जो सैचुरेशन लेवल होता है, जब वो अगर दिन रात वो उसके ऊपर उसको काम करना पड़ रहा है, तो वो जो है उसके अंदर अपनी मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से कई दफे वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, या ज्यादा मिसाइल आने से 10 मिसाइल आई, 10 में से 8 को कर लिया, 2 निकल गई, तो वही 2 जो निकल जाती है वो 100 केजीज की जो है वॉर हेड लेके जाती है, तो वो जहां गिरती है वहां पे जो है नुकसान हो जाता है। तो ये जो 200 आदमी से ज्यादा जख्मी हुए, डिमोना और अरब वो अब्र में वहां पे जख्मी हुए। तीसरी चीज ये है कि ईरान की बनस्पत इजराइल में जो है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर वो बहुत ज्यादा है। अगर एक मिसाइल गिरती है तो ज्यादा लोग उसके दायरे में आ जाते हैं बनस्पत ईरान के। ईरान एक बहुत बड़ा देश है, अगर वहां पे इजराइल एक मिसाइल गिरती है तो हो सकता है 20-30 आदमी उसके घेरे में आते हो, लेकिन जब इजराइल के किसी शहर के ऊपर मिसाइल गिरती है तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी होने से ज्यादा लोगों का असर होता है। तो इस बारी इजराइल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी। और थोड़ा सा भारत की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि कोई पॉइंट है? जी वोरा साहब प्लीज। मैं इतना ही कहना चाहता था सर, कर्नल साहब बिल्कुल सही कहा है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, छोटा सा देश है इसराइल, और अब जो वो दक्षिणी लेबनान को हड़प कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहे हैं। ये आपको याद है कि यहूदियों के साथ बलात्कार किया था इसने जिहादिस्तान के चाचा एडोल्फ हिटलर ने, और उसका जो पॉलिसी थी उस समय जब उसने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया था और कंट्रीज को, वो उस शब्द का नाम था लेबनश्राउम। इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस, यानी जर्मन समुदाय के लोगों को जीने की जगह चाहिए नहीं थी। इसराइल का भी वही है, लिविंग स्पेस। इसीलिए लेबनान का हिस्सा खाएगा, सीरिया का हिस्सा, गोलन हाइट्स वगैरह खा चुका, और भी ये खाएगा। इसको अब अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हैं। फाइनली सर, जो नुकसान हो रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कौन हर्जाना भरेगा, मेरे पास अभी मैसेज है सर, मेरा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बट 10 मिनट्स अगो, शायद कहीं से उनको पता लगा होगी कि हम बात कर रहे थे इस डिबेट में या पुरानी डिबेट में, तो उसने ये लिखा दैट वी द जूज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल फंड इजराइल्स एंटायर रिकंस्ट्रक्शन। मानिए ना मानिए, ईरान के पास कोई नहीं है पैसा देने वाला, इजराइल के पास ढेर सारे हैं, अमेरिका में खास। अब आगे आप सोच। जी देखते हैं, ईरान को हो सकता है रशिया और चाइना से हेल्प मिले। लेकिन अभी अब थोड़ा सा भारत की बात करते हैं सर। पीएम मोदी ने कल परसों स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला पार्लियामेंट में कि हम कोरोना में जो संकट हमने देखा, वैसे ही संकट की स्थिति फिर से भारत में आ सकती है, आ रही है। और आज एक मीटिंग भी हुई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सारे दलों के लोगों को बुलाया और चर्चा की उस पे। उसके बाद अभी स्टेटमेंट नहीं आया, डेली अपडेट्स आ रहे हैं ईरान वॉर पे, और भारत सरकार भी रोज अब स्टेटमेंट दे रही है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है एम्बेसडर साहब हमारे लिए, और इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? पीएम साहब ने जो
कहा था कि कोविड के टाइम में भी ये हुआ, हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मेरा अपना मानना है, और 10 साल के बाद हॉर्मुज गैप हो जाएगा, किसी को परवाह नहीं होगी हॉर्मुज। या तो पाइपलाइंस निकलेंगी, या कनाल्स निकले, या कुछ और निकलेगा, पूरी तरह जी से बाईपास करके। ऑलरेडी 2-3 पाइपलाइन तो हैं, सऊदी अरेबिया का है, यूएई का, इतने लंबे नहीं है जितने होने चाहिए, इतनी क्षमता नहीं है जितनी हॉर्मुज की होती है। सो मेरा अपना मानना है कि हॉर्मुज को, क्योंकि अभी केवल जब से जंग शुरू हुआ है, पहले तो 100 से ज्यादा टैंकर्स जाते थे प्रतिदिन हॉर्मुज से, अब शायद हफ्ते में 5 या 6 जाते हैं। सो अभी जो हम देख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा सर। जब आपत्ति आती है हमेशा ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाता है, और ईरान बहुत पछताएगा। अगर आप लोगों ने हॉर्मुज को बिल्कुल बाईपास कर दिया, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया, तो फिर ईरान क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सदर्न पार्ट ऑफ हॉर्मुज यूएई के पास है, और ओमान का एक छोटा सा प्रोजेक्शन है वहां पर। सो ये जी 30 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर, ये सब आप चैट जीपीटी और विकिपीडिया में पढ़ लीजिए, वो बता देगा। सच्चाई इसकी ये है सर, जी मैं बता देता हूं, कि ईरान भले ही बड़ा अच्छा देश है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सिविलाइजेशन है, ये है वो सब मैंने सुना है, बड़ी बड़ी बातें। फैक्ट इज, इतनी मार पड़ रही है उसको, कितना टाइम लगेगा? चलिए, वो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, अरे थकेगा तो सही, भगवान भी थक जाता है जब ऐसा जंग करना पड़ता है। सो लेट्स सी सर, मेरा मानना है 3 दिन के अंदर, मेरा एनालिसिस है, हो सकता है आई एम टोटली ऑफ द मार्क, ट्रम्प बोलेगा हम जीत गए, हेक्सेथ ने बोल दिया था, अब हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी बोल दिया है, अब इजराइल ने भी बोल दिया है कि अब हम संभाल लेंगे, आप घर जाइए। इजराइल ने बोल दिया है कि अब हम अकेले संभाल लेंगे, ईरान को हमने नपुंसक बना दिया, आप घर जाइए। तो कहता है मैं घर आ रहा हूं। आप देखिए सर, भले ही वो जो 5 उन्होंने अपने लक्ष्य बताए थे वो पूरे ना हो, इनरिचमेंट होता रहे, यूरेनियम भले उनके हाथ ना लगे, लेकिन वो जीत घोषित कर सकते हैं। 100%। मैं भी तो जीत गया हूं, किसके साथ लड़ा वो नहीं पता, मैं जीत गया हूं। क्या फर्क? इसको एक कहावत है अंग्रेजी में, फॉग ऑफ वॉर। सर, कर्नल साहब बताएंगे, कर्नल साहब, जंग में सबसे पहली मौत होती है सच्चाई की, सिपाही तो बाद में जी की। बिल्कुल। कर्नल सिरोही, आपको क्या लगता है, भारत के लिए जो मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई अभी एलपीजी को लेकर के, और लोगों को अभी ऑलरेडी क्यास लगा रहे हैं कि हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम हो सकता है बढ़ जाए, आपको लग रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सॉल्यूशन निकल पाएगा अभी हाल फिलहाल में, या हो सकता है हमारी दिक्कतें कुछ दिनों के लिए बढ़ सकती हैं? देखिए, जहां तक ताल्लुक है, इमीडिएटली अगर आप सोचे कि इमीडिएटली कोई रिलीफ मिल जाए, वो रिलीफ मिलनी मुश्किल है। ये है कि हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने इंपोर्ट्स, रशिया से ले सकते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं, बाकी और कंट्री से ले सकते हैं। लेकिन जी जो वोरा साहब ने कहा है, अब ये दुनिया को पता लग गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अगर हम बैठे रहेंगे तो ये ईरान कब जब, अब क्योंकि ईरान को भी पता लग गया है कि अगर दुनिया में कुछ उतार चढ़ाव लाना है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। तो इसलिए स्टेट हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस ईरान की नजरों में बढ़ गई है, लेकिन दुनिया कोशिश करेगी कि इसकी इंपॉर्टेंस को डाउन किया जाए। अब कैसे जी किया जाएगा? सऊदी अरेबिया की ऑलरेडी पाइपलाइन है, जो कि उसके जो है ईस्टर्न पार्ट से लेके वेस्टर्न पार्ट में उसका एक कोस्टल टाउन है, शायद याबू है या यानू है, जी वो है, वहां से उसकी पाइपलाइन ऑलरेडी लेड है। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी पाइपलाइंस को जो है इस तरीके से करेंगे कि वो रेड सी की तरफ जाए, ना कि स्टेट हॉर्मुज की तरफ जाए। और जहां तक हौतीस को, इसमें सिर्फ एक दिक्कत आएगी कि आने वाले समय में अगर हौतीस को भी न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो ये क्रिएट कर सकते हैं प्रॉब्लम, लेकिन उसका भी कोई ना कोई जो है हल निकाल लिया जाएगा। और जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है ये ऑयल वगैरह, गैस वगैरह आएगा। एक प्रोजेक्ट था पहले, लेकिन वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो पाया, जो कि ईरान पाकिस्तान इंडिया का पाइपलाइन का, गैस पाइपलाइन का प्लान था, लेकिन वो पाकिस्तान ने उसमें अड़चन डाल दी, वो हो नहीं पाया। लेकिन अब आने वाले समय में जी इसको किया जाएगा। पर यस, टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर दी है। जिसके घर में अगर एक सिलेंडर भरा हुआ है और 2 खाली है, तो वो 2 भी सिलेंडर भर रहा है, ताकि जी उसको लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये जो शॉर्टेज है, जो आपको लाइनें बार बार दिखा रहे हैं कि ये लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें एक्चुअल कमी नहीं है, ये लाइनें सिर्फ जो है उसको होर्डिंग करने के लिए लाइनें की गई हैं, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचा जाए। दिक्कतें हैं, लेकिन इस सरकार के साथ, जैसे कोविड में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोविड से भारत को निकाल लिया था, इस क्राइसिस से भी निकल जाएंगे, और जल्दी ही निकल जाएंगे। जी चलिए, क्राइसिस से निकले थे, लेकिन हम लोग लाखों लोग मरे थे और काफी लोग सिलेंडर की लाइन में लगे थे। चलिए, अभी ईरान से एक बड़ी खबर आ गई है सर। ईरान रिजेक्ट्स यूएस प्रपोजल, लेज आउट 5 कंडीशंस फॉर एंडिंग imposed वॉर।
ईरान ने अभी नया नया ये स्टेटमेंट दे दिया है कि वो प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं। उनके 5 पॉइंट हैं: कंप्लीट हॉल्ट टू अग्रेशन, असैसिनेशंस बाय द एनिमी, कि आप असैसिनेट नहीं करिएगा हमारे नेताओं को; एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट मैकेनिज्म टू इंश्योर द वॉर इज नॉट रीइम्पोज्ड ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक, दोबारा अटैक नहीं करिएगा; guaranteed and clearly defined payment of war damages and reparations. So वो बोल रहे हैं कि आप डैमेज को पे भी करोगे। एंड द फिफ्थ वन, conclusion of the war across all front and from all resistance group involved throughout the region, international recognition and guarantees regarding Iran's sovereignty to exercise authority over the Strait of Hormuz, कि Strait of Hormuz पे हमारा ही राज बना रहेगा। ये वोरा साहब बड़ा ही अलग स्टेटमेंट आ गया ये तो ईरान का, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे राज चाहिए, हमें पूरे पैसे भी चाहिए जो आपने डिस्ट्रक्शन किया है उसका, और साथ में वो बोल रहे हैं कि अब कोई असैसिनेशन, अग्रेशन नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आया है अभी अभी ईरान की तरफ से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये 15 पॉइंट प्लान जो भी पाकिस्तान ने दिया। अब मैं बताता हूँ सर, एक यूक्रेन रूस का भी युद्ध चल रहा है, हम लोग भूल जाते हैं, अभी चल रहा जी है। जी और वहां पे यूक्रेन में कोई सर्कस का जोकर है, वहां का राष्ट्रपति अपने आप को कहता है, तो जी उसने भी यही चीजें कही थी कि हमें रेपरेशन मिलेगा और हम पे कभी हमला नहीं होगा, आप गारंटी देंगे, और रूस सारे मेरे इलाके खाली कर देगा और फिर रूस मेरे को कभी फिर नहीं ठोकेगा। क्या बकवास करता है, वो चला गया। वो वही चीज बिल्कुल ईरान आप कह रहे हैं, कौन मानेगा। फाइनली कर्नल साहब, आपने हुतीज की बात की है सर, मैं तो रहा हूं 20 साल उस इलाके में, यमन भी क्या हूं। ये फटी टूटी हुई चप्पलें और फटे हुए कुर्ते पहन के लड़ा करते थे, अब तो स्मार्ट यूनिफॉर्म्स। सर क्यों नहीं फुदक रहे हैं ये सर पिछले 3 महीने से? क्योंकि दिसंबर में इनके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था, मार दिया था। इनकी इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी वो खत्म कर दिया, और अल्टीमेटली राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, इनको पैसे दिए गए जो इनके लीडर्स थे। मैं जानता हूं इन हुतीज को सर, दे आर एब्सोल्यूट थर्ड रेट थग्स। पैसे लेके ये बड़े खुश हो गए, कुछ को वीजा भी दे दिया है, चल तेरे बेटे को वहां पढ़ा देते हैं, वहां पढ़ा देते हैं। दे डोंट केयर अबाउट ईरान। जब तक ईरान उनका समर्थन करता था ठीक है, लेकिन अगर ईरान कल डूब जाएगा, हुती को क्या फर्क पड़ता है? वो तो यमन में इंटरेस्टेड है ना सर। ईरान ज्यादा इंटरेस्टेड था इन लोगों में, ये इंटरेस्टेड नहीं। इसीलिए हुतीज को तो आप भूल जाइए। अब बचता है हिजबुल्ला, हमास का तो खत्म हो चुका है। हिजबुल्ला जो बचता है उसको ठोक ठोक के इजराइल सही कर देगा सर, टेक माई वर्ड फॉर इट सर। दिस इज फॉर देम अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। और हिजबुल्ला को क्या समस्या है? दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी फौज है उसके पास, बस वो दिखाना चाहता है कि मैं ईरान उसको भी अबैंडन कर देगा सर। इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं ना सर, लॉयल्टी, आप जानते हैं लॉयल्टी, वफादारी कहते हैं इंटरनेशनल वफादारी। जी रिलेशन। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत है, अगर आपको वफादारी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद लाओ, तो आपको वफादारी मिलेगी, और तो नहीं मिलेगी वफादारी। लेकिन लेकिन ये जो स्टेटमेंट ईरान ने दे दिया है, एक चीज एटलीस्ट इन्होंने इंश्योर कर दिया कि ट्रम्प कैन नॉट सिंपली से कि वी वन एंड वी लेफ्ट, क्योंकि वो तो कहेगा, वो ईरान जो मर्जी कहता रहे, वो कह के भाग जाएगा मैं जीत गया। देखो जी, ईरान ने भी हार मान ली है, उसने कहा मेरे पर फिर हमला नहीं हो, डर गया मुझसे। वो अपना स्पिन देगा उसको, आप देखते जाइए। उसके पास स्पिन डॉक्टर्स बैठे हैं व्हाइट हाउस में। जो ईरान कह रहा है इसका मतलब वो डर गया है, और उसने कहा कि मेरी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ईरान वैसे भी उसका खत्म हो चुका था, अपने आप ही वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था। बट ये गारंटी कि मुझ पे हमला नहीं होगा, ये कोई नहीं देगा। ये ट्रम्प बोलेगा देखा वो मैं ठोकिया सी, इसको कितना डर गया ये बंदा। आप देखते जाइए सर, मैं जानता हूं इन लोगों को, कई साल वहां रहा हूं, आई नो जी देयर जी माइंड्स। कर्नल सिरोही, ईरान के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? वो ट्रम्प का वो जीत वाला रास्ता जो अनाउंसमेंट वो करना चाहते हैं वी वन, उसको रोकने की कोशिश है? देखिए, ईरान का ये है कि ईरान, अमेरिका हमला करता है तो ईरान उसका जवाबी हमला देता है। अमेरिका जो है कोई स्टेटमेंट देता है तो ईरान उसकी स्टेटमेंट देता है। और ईरान का सीधा मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोले उसको जो है वो खंडन करते हैं, उसकी जो है वो बिल्कुल नकारा कर देते हैं। कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कह रहे हैं कि जी हमारी टॉक्स चल रही है, और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि टॉक्स है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप से ही टॉक्स कर रहे हैं, हमारी कोई टॉक्स नहीं कर रही। वो जी जितना जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं उसके जो है अगेंस्ट में उनको बोलना है। अब इन्होंने 15 पॉइंट दिए, तो आपने ये 5 पॉइंट बता दिए, मेरे पास ये 6 पॉइंट है, इनमें से ज्यादातर कॉमन पॉइंट है। तो इनमें से मुझे नहीं लगता कि जो है कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि अमेरिका, ये तो ह्यूमिलेट करने के लिए बताया गया है कि देखो हम अमेरिका को कैसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं कि भाई आप
खर्चा दो, आगे से जो लड़ाई नहीं लड़ोगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा लीगल हक रहेगा, आप जो हमारे एलाइज हैं जैसे हिजबुल्ला है, हाउतीज है, उनके ऊपर हमला नहीं करोगे। ये कोई भी नहीं मानेगा, ईरान को भी पता है, और जो 15 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी पता है कि वो भी नहीं मानेगा। तो ये जो है वोरा साहब की बात को मद्देनजर रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन में डोनाल्ड ट्रंप, ये तो बात मैं वोरा साहब की बिल्कुल एग्री करता हूं कि उस आदमी को झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सफेद झूठ बोलता है। वो कह देगा हम जीत गए, हमने सारी चीजें हमारी पूरी हो गई और हम जो है अपनी वापिस जा रहे हैं, और वो वापिस चला जाएगा। अब उसके बाद जाने के बाद उसका क्या होगा, वो तो उसकी जो मिड टर्म में इलेक्शन जो है नवंबर में, वही पता लगेंगे। जी सर, थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। मान लीजिए ट्रंप अपना तो झोला उठाकर निकल जाएंगे, जो भी करेंगे शिप्स लेकर चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो संकट बढ़ती जा रही है वो कब तक खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मान लीजिए इजराइल और ईरान का वॉर चलता जाता है, वोरा साहब ने जैसे बताया कि हो सकता है धीरे धीरे कतार भी उसमें एंट्री कर ले, सऊदी अरेबिया एंट्री कर ले, और यूएई एंट्री कर ले, बहरीन, कुवैत, बहुत सारे देश हैं। अगर ये सब इधर एंटर कर जाते तो हमारी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। वोरा साहब, ये जो दिक्कतें हैं ये आपको लगता है खत्म नहीं होने वाली और बढ़ने वाली है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है सर, क्योंकि जंग हुआ है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में, लेकिन सारी दुनिया पर असर पड़ रहा है एनर्जी प्राइसेस में। आज प्राइस गिर जाती है, कल बढ़ जाती है। आज $80 बैरल हो गया, कल 110 हो जाएगा। ट्रम्प बोलेगा अच्छा मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो वो $50 का हो जाएगा। ये बहुत वॉलेटाइल प्राइसेस है। मेरा अपना मानना है हमारे रिजर्व सफिशिएंट है, स्ट्रेटेजिक जिसको हम कहते हैं सॉवरेन रिजर्व्स, हम ढूंढ लेंगे। हम कई देशों से अब इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ियों की लाइन लग जाती है जी, डीजल भर दो, किस बात के लिए भाई? कोई फायदा नहीं है। देयर इज इनफ। हम सबको सहयोग देना। सर, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूं, मैं भी एक भारतवासी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ। डोंट डू इट, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देयर इज इनफ। अगर आप होर्डिंग करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, तो फिर जमाखोरी करेंगे, तो फिर नुकसान होगा। सो मेरा ख्याल है, हम सबसे बात कर रहे हैं कि भाई कुछ करो, खत्म करिए, रुक जाइए। मेरा मानना है कि ये लोग हमारी बात सुनेंगे, केवल भारत की बात सुनेंगे। ट्रंप को भी बोला है ना फिनलैंड के राष्ट्रपति ने, और उसके अपने एडवाइजर्स ने कहा है, और वो जो बहुत बड़ा कार्लसन टकर जो होस्ट है, उसने कहा अगर आपने इस सिस्टम को, इस जंग को खत्म करना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरी राय मानिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फोन पे बात करी। इसलिए उसने फोन भी किया। लेकिन मोदी जी के पास कल बड़ा मौका था। जो पाकिस्तान ने किया वो हो सकता है कि इंडिया कर सकता था। मोदी जी ने कल बात की ट्रंप से, ये तो नहीं हुआ था ट्रंप ने यही पूछने के लिए फोन किया था, मोदी जी आप ये ट्वीट करना चाहेंगे क्या? सवाल ही पैदा होता, क्योंकि कोई सक्सेस का चांस नहीं है। और जब सक्सेस का चांस नहीं होता, आपकी बेइज्जती हो जाती है। जैसे मैं आपको बताया ना सर, कि जो जिहादिस्तानी है वो तो कहते हैं अरे हमारी बेइज्जती भी हो जाए, क्या कौन सी इज्जत है हमारी? दुनिया तो वैसे ही थूकती है हम पे, 2-4 थूके और फेंक देंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम तो जीते इसी पे। सो ये लगता है कि वो पिंजरे वाली मुनिया जो खेती मार्शल है, कि अब मेरे कटोरे में शायद 2-4 रुपए और ज्यादा आ जाएंगे। फॉरगेट अबाउट इट सर, दिस इज अ नॉन स्टार्टर। ये मजाक है, ये सर्कस है, और सर्कस का नाम जिहादिस्तान है। जी, चलिए, भारत के लिए हो सकता है चीजें जल्दी कंट्रोल हो जाए, लेकिन ओवरऑल ये जो वॉर है अब एक एनर्जी वॉर तो बन ही चुका है। जिस प्रकार से सारे एनर्जी साइट्स को ईरान भी उस पर अटैक कर रहा है, इजराइल भी अटैक कर रहा है, यूएस भी अटैक कर रहा है, और भारत को भी उससे थोड़ा असर पड़ा है। तो ये जो एनर्जी वॉर बन चुकी है उसका असर तो थोड़ा दीर्घकालीन रहेगा, मतलब लंबे समय तक रहेगा। सर, कर्नल सिरोही, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे बड़े बड़े एनर्जी साइट्स जो है फुली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या 60% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो इसका असर कितना लंबा चलता रहेगा अगर ये वॉर चलती रही तो? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी साइट्स, जो एनर्जी साइट्स हैं, ऑयल साइट्स हैं या गैस साइट्स हैं, जब उनको बर्बाद किया जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि आपने आज बर्बाद हुआ कल उसको चला सकते हैं। इट टेक्स टाइम, 2 साल 3 साल लग सकता है उसको रिवाइव करने में। जब इराक के साथ लड़ाई हुई थी इराक की, तो उस समय जो है जब इनमें जो ऑयल फील्ड थे उनमें आग लगी, तो कई सालों तक वो आग चलती रही थी। बड़ी, इट इज नॉट ए इजी ऑपरेशन कि आपने गए और पानी छिड़का और आग बुझ जाएगी, वो नहीं बुझती है, सालों साल चलती रहती है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं 1-2 पॉइंट जो थे, जो बोल रहे थे, वो मैं उसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो अब अगर जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर चले जाते हैं 2-3 दिन बाद ये कह के कि हम जीत गए, तो उस केस में मुझे लगता है कि ईरान भी जो गल्फ कंट्री है, जो अमेरिकन बेसिस थे, उनके ऊपर भी
बमबारी बंद कर देगा, फिर लड़ाई जो है 1-on-1 इजराइल और ईरान की रह जाएगी। और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनके ऊपर हमला मेरे हिसाब से ये मानना है कि जी ईरान इनके ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान सिर्फ हमला इसलिए कर रहा है कि अमेरिका उन अपने एयर बेसिस को वहां से इस्तेमाल कर रहा है। तो जब अमेरिका ही चला जाएगा, एयर बेसिस इस्तेमाल नहीं होंगे, तो फिर ईरान इनके ऊपर हमला नहीं जी करेगा। फिर ईरान का और इराक इजराइल का ही आपस में झगड़ा रहेगा। इजराइल इतनी जल्दी नहीं मानेगा। इजराइल के जो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो हासिल नहीं कर लेगा, वो ताबड़तोड़ हमले करते रहेगा, चाहे वो 3 हफ्ते लगे, चाहे 4 हफ्ते लगे। पर हाँ, अगर गल्फ कंट्रीज पे ये हमले बंद हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि कुछ जो ऑयल फील्ड्स हैं या कुछ जो अभी तक बचे हुए, उनको रिवाइव करके, और फिर जो है तेल की जो एनर्जी क्राइसिस अब हो रहा है, उसको हम कुछ हद तक जो है कंट्रोल कर पाएंगे। जी नागेश चलिए, जी। तो अब इस शो को हम खत्म करने की कगार पर ही हैं। बस आखिरी कमेंट ले लेते हैं एम्बेसडर साहब। सबसे पहले आपसे एक बार पूछ लेते हैं, आप तो ऐसे बोल रहे 2-3 दिन में यूएस हो सकता है इधर से एग्जिट ले ले, बट एक आखिरी कमेंट में ये थोड़ा हमें समझा दीजिए कि 26 दिन आज हो चुके हैं, अगला 3 दिन आपको लगता है कि खत्म हो जाएगा ये वॉर, कि अभी थोड़ा सा और इस ये खिंच सकता है? ना, कितना नहीं, ज्यादा वॉर खिंच नहीं सकता खत्म है? होगा, वॉर नहीं लोगों को खत्म थोड़ा होगा। सा एक पर्सपेक्टिव दे दीजिए इस वॉर बताता हूं, में, जंग कितना खत्म नहीं हम होगा। जल सकते हैं। जी कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, इसराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, जंग लगातार नहीं चलता खत्म रहेगा। होगा। जी 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 अमेरिका निकल के चला जाएगा, वो करेगा, वो जाके अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और बढ़ाएगा। आ जाओ भी मेरे से हथियार खरीदो, कीमतें हम्म बढ़ाएगा। हर रोज एक जहाज बनाता है, लड़ाकू विमान बनाता है, वो बेचेगा सारे ही। और सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया, यूएई ने प्लेस कर दिया, सब वहां भारत पे। के लिए भी मौका है बेचने के लिए अपने हथियार। भारत के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, अगर हम बेचना चाहें तो। अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। वो इतना ही आपसे कहूंगा सर, कि जंग जो है वो चलेगी जब तक इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं लंबी करता। ट्रंप चलेगी। जी बोलेगा मेरे ऑब्जेक्टिव्स मैंने हासिल कर लिए हैं, जो मुझे करना था, अब मैं घर जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा। बाकी इजराइल से कहेगा, यार अगर तुझे कभी जरूरत पड़ी मेरे से हथियार ले लियो, बाकी अगर ठोकना पीटना होगा तो मुझे फिर बुला लियो, मैं आके ठोक दूंगा इनको। ये एक कहानी है उसके। ये जो 82nd एयरबॉर्न, जो बहुत स्पेशलाइज्ड डिवीजन है, मैं हम्म मिला हुआ उनके लोगों को, उनको देखा हुआ है इन एक्शन, जब मैं यूएस में पोस्टेड था। अच्छे हैं, हमारी सेना के थोड़े से नीचे हैं, हमारे मुकाबले के नहीं है। कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं, वी सैल्यूट यू कर्नल साहब, द बेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। वो हमारी लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी आतंक मचा सकते हैं ईरान में। और खर्ग आइलैंड को वो 100% पकड़ लेंगे, ले लेंगे, ताकि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएं। 90% वहां से जाते। जब ऑयल एक्सपोर्ट ही नहीं बची, तो फिर बचा क्या ईरान के पास? पैसा कहां से आएगा? चीन एक पैसा नहीं देगा। सब मत भूलिए, चीन नफरत करता है इस्लाम से। आपने वीगुर्स का नाम सुना है। रूस नफरत करता है इस्लाम से। आपने चेचन्स का नाम सुना है। बाकी कहने के लिए पब्लिक ही सब कुछ सही है, लेकिन मैं तो रहा हूं सर इन दी पोस्ट सोवियत स्पेस। 3 देशों में आपका राजदूत था। दे डोंट लाइक इस्लाम। जन्मदिन मुबारक हो आपको। जी कर्नल सिरोही, आपके आखिरी कमेंट्स। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे वोरा साहब ने बताया है, ये जो है, मैं तो खुद ये कह रहा हूं कि जंग जो है, अब अमेरिका निकल जाने के बाद जंग जो है इजराइल और ईरान में रहेगी, और इजराइल नहीं रुकेगा। इजराइल ने हमास को जब तक बिल्कुल तबाह नहीं कर दिया, इजराइल नहीं रुका। हिजबुल्लाह को खत्म करेगा, जो सदर्न लेबनान है, जो लिटानी रिवर के नीचे जितना एरिया है, उसको वो कब्जा करेगा। वहां से लोग जो चले गए हैं उनको वापस नहीं आने देगा, ताकि वहां से जो नदन इजराइल के जो सेटलमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो रॉकेट्स हिजबुल्लाह दागता था, वो नहीं जी दाग पाएगा। हिजबुल्लाह को खत्म करेगा, और फिर ईरान को वहां तक खत्म करेगा जहां पे ईरान के पास गोली चलाने के लिए या मिसाइल चलाने के लिए या ड्रोन चलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। घुटने टेकेगा, या जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इजराइल इस बारी उसको छोड़ेगा नहीं, जब तक वो अपने पूरे ऑब्जेक्टिव, और उनका ऑब्जेक्टिव है ईरान को बिल्कुल तबाह करने दे, ताकि, और ये जो निदान पे और ये जो न्यूक्लियर साइट्स पे जो हमले कर रहा है जी इजराइल, वो 450 केजी यूरेनियम के चक्कर में है, कि जब तक वो 450 केजी यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम 60% अगर इजराइल के पास, ईरान के पास है, तो इजराइल के ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा। वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बिल्कुल खत्म कर देगा। जब तक इजराइल जो है नहीं रुकेगा, तो जंग जारी रहेगी। अमेरिका हो सकता है निकल जाए। जी जी
शुक्रिया एम्बेसडर वोहरा, कर्नल सिरोही, आप हमसे जुड़े और हमें बताया कि क्या चल रहा है। अब जो हमने सुना उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि यूएस अपने लिए एक एग्जिट की तलाश में है। डोनाल्ड ट्रंप अपने इतने बड़े बड़े बयानों के बाद क्या अचीव करना था, क्या अचीव किया, उसका कैलकुलेशन अब छोड़ दीजिए, वो सारी बातें अभी रोक दीजिए। सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप को यह अनाउंस करना है कि भाई मैंने इतनी सारी सेना भेजी, मैं वॉर जीत गया हूं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है ग्राउंड पे। अभी अभी जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करना चाहता था वो मीडिएशन होने के पहले ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है, और ईरान ने पहले ही ये बोल दिया कि उनके डिमांड्स कुछ और हैं। दे हैव रिजेक्टेड द 15 पॉइंट्स विच वाज शेयर्ड, जो उनके साथ शेयर किया गया था पाकिस्तान द्वारा। तो ये सबसे बड़ी खबर अभी कि ये वॉर अभी चलता रहेगा। जो युद्ध विराम की हम बात कर रहे थे, सबसे पहला युद्ध विराम जो 5 दिन का ट्रंप ने अनाउंस किया था, वो तो एक झूठ था ही, क्योंकि अगले दिन ही B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था, अटैक्स चल रहे थे। इजराइल ने बोला था हम तो अटैक रोकेंगे ही नहीं, तो इजराइल भी लगातार अटैक करता जा रहा था। ईरान ने बोला था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं। और ईरान को यह तो याद ही होगा कि ट्रंप ने 28 तारीख को जब ये चर्चा चल रही थी, वार्ता चल रही थी वेस्ट में, उसी बीच हमला करके इनके सुप्रीम लीडर को मार दिया था। तो ये बहुत ही जायज बात है कि ईरान हो सकता है यूएस के किसी भी बात पे कोई भी भरोसा ना करे, क्योंकि रग-रग में जो दिख रहा है ट्रंप के वो है झूठ। आप देखते रहिए वन इंडिया। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.